हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ में परीक्षा में पूछे गए सारे सवाल। आज हम जीके जीएस के 243 से 44 सवाल इस क्लास के अंदर देखेंगे जो आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, जिससे कि दोस्तों आपको पता लग सके कि रेलवे आरपीएफ का लेवल कैसा है, कैसा दोस्तों इसका पेपर आता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जो मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आपका 7 सितंबर 1931 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहां से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको याद होगा 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। और तीसरा वाला दोस्तों कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और दोस्तों आपको याद रखना है ये सब गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे? ये सबके सब लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे? ये सबके सब लंदन में हुए थे। एक सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको याद रखना है कांग्रेस ने, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों मात्र दूसरे वाले में। कब? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी यानी कि कांग्रेस ने दोस्तों भाग लिया था। एक क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीनॉन गैस। जीनॉन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको बता दें रेलवे की खास बात है उसमें साइंस के बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का भाग 6 का संबंध किससे है। दोस्तों याद रखिएगा भारत के संविधान का भाग 6 ये दोस्तों राज्य का विधानमंडल से संबंधित है, यानी कि दोस्तों ये राज्यों से संबंधित है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको और याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाग दो, भाग नंबर 3, भाग 4, भाग 4A और आपका भाग 5, ये सब भाग आपको पता होने चाहिए। परीक्षा में यही भाग बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों भाग 2 में क्या है? तो आपको याद रखना है भाग 2 में एकल नागरिकता का प्रावधान है। काय का दोस्तों? एकल नागरिकता का प्रावधान है, याद रखिएगा। और कहां से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान? दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नोट करेंगे अपनी कॉपी में। भाग 3 में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो आप आंसर देंगे भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और इसके अंदर दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है दोस्तों भाग नंबर 3 में। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 4 में किसका उल्लेख है? डीपीएसपी। भाग 4 में किसका उल्लेख है? डीपीएसपी का उल्लेख है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। और डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? तो आपको याद होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4A मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दोस्तों क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 4A। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिए गए हैं? तो आपको याद होगा ये दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाग 5, ये दोस्तों आपका संघ सरकार से संबंधित है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सबसे बड़ा भाग है भाग नंबर 5। ये दोस्तों संघ सरकार से संबंधित है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति आ जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, आपका दोस्तों सीएजी आ जाएंगे। याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
और भाग 6 का संबंध किससे है? भाग 6 का संबंध है राज्यों से। वहां दोस्तों भाग 5 में दोस्तों राष्ट्रपति आए थे, तो भाग 6 में कौन आएंगे? राज्यपाल आएंगे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आया था, तो भाग 6 में क्या आएगा? वहां पर हाई कोर्ट आएगा। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा, ताइवान को दोस्तों पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। आपकी दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, आप अगर कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो तो भारत और उसके पड़ोसी देश, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप पढ़कर जाइएगा। 100% आपको वहां पर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान, भारत के संविधान के सुलेखक कौन हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये सवाल परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारत के संविधान के सुलेखक कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? कई बार हमने डिस्कस किया है, बेलगांव अधिवेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बेलगांव अधिवेशन हुआ कब था? 1924 को हुआ था बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव स्थान कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन परीक्षाओं का। एसएससी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और रेलवे की भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सवाल है। समान नागरिक संहिता दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को लेकर। आर्टिकल 40 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? तो आपको दोस्तों याद होगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 40 में है। अब दोस्तों और आर्टिकल बताइएगा आप। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल नंबर 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 76 में क्या है? जल्दी से बताएं। तो आपको याद होगा, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 76 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सीकम कहलाता है। सीकम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कितनी वर्षा होती है? तो दोस्तों आपको वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। जो दोस्तों ऑप्शन आपके दोस्तों इन 175 से 200 सेंटीमीटर के मध्य में आए, वही दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 175 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। इसका आंसर आपको वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है वो दोस्तों राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों मध्य प्रदेश, आप जल्दी से बताएं कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में है। तो उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भिलाई, ये भिलाई दोस्तों कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुर्गापुर ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। कौन सा? वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। आइए और दोस्तों एक और है बोकारो, ये कहां पर है? बोकारो ये दोस्तों आपका झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है बोकारो। इसको भी आप नोट कर लें। सारे सवाल महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हो और दोस्तों रेलवे का कोई सा एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, बने रहिएगा। और दोस्तों इसके मैंने अभी तक 7 पार्ट अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। 7 पार्ट आप देख लीजिएगा। 100% आपको इन क्लासेस से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है।
तमाम दोस्तों एग्जाम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्विस शब्द का उपयोग किस खेल के लिए किया जाता है? एसएससी का सबसे फेवरेट सवाल। अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों खेल और उनसे संबंधित शब्दावली पढ़ के जाइएगा। सर्विस शब्द दोस्तों वॉलीबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? एक तो आपका नेपाल और एक आपका श्रीलंका। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूची है 12, तो 12 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 12। ये दोस्तों इतनी अनुसूची हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 8 में। अनुसूची नंबर 9 में क्या है? ये दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 10 क्या है? ये दोस्तों दल बदल से संबंधित है। अनुसूची नंबर 211 किससे संबंधित है? ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। और दोस्तों अनुसूची नंबर 12 किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में नोट करनी है वन लाइनर फैक्ट के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया लेकिन परीक्षा में आता है ये सवाल बार बार। तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं, आप सब जानते हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों ये मान लीजिएगा आपका सूर्य है। अब मैं दोस्तों यहां पर जो लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसके आगे मैं यहां पर लिखता हूं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण, और लास्ट में क्या अपना आता है? वरुण। अगर आपने दोस्तों इसको इस क्रम से याद कर लिया तो यकीन मानिए एक सवाल गलत नहीं होगा ये दोस्तों ग्रहों से। अब दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये चारों के चारों आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये दोस्तों बाह्य ग्रह हैं। और दोस्तों सूर्य के बिल्कुल क्रम में लगे हुए ग्रह हैं। अगर आपसे दोस्तों इनका क्रम पूछ लिया जाए तो भी आपको इसी क्रम में याद रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और दोस्तों बृहस्पति और मंगल के बीच में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? क्षुद्र बेल्ट। वही सवाल यहां पर पूछा गया है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बुध आपका सबसे निकट ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह आपका बुध नहीं होगा, सबसे चमकीला ग्रह होगा सूर्य, माफ कीजिएगा, सबसे चमकीला ग्रह होगा शुक्र। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। जो दोस्तों सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है वो दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तवा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। अब नर्मदा नदी की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि आपको याद होगा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप बोलेंगे नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के बाद समाप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है मंगलौर की संधि के जो समझौता हुआ था उसके दौरान द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो चुका था। अब आप कमेंट करके बताएं दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुक जलडमरू किस देश में स्थित है? दोस्तों कुक जलडमरू है वो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा माफ कीजिएगा, एक सुना होगा आपने वाडा और एक आपने सुना होगा नाडा।
ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये दोस्तों इसको कहते हैं वाडा, और ये क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको कहते हैं नाडा। दोस्तों ये वाडा का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पर? वाडा का मुख्यालय दोस्तों आपका मॉन्ट्रियल में है, इसको आप लिख लें, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलमकारी चित्रकला किस राज्य से प्रारंभ हुई थी? तो आपको याद रखना है जो कलमकारी चित्रकला है वो आपका आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? याद कीजिएगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहते हैं? तो आपको याद रखना है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं यहां से बताता हूं जो परीक्षा में आती ही आती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन कब का है, तो आप बोलेंगे 1976 का है। एक सवाल दोस्तों आपको बता दें, हमारा मूल संविधान था, इसके अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इसके द्वारा ही शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, माप तौल हो गया, इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। दोस्तों हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और इसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो दोस्तों आपको याद होगा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपको याद हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत लल्लन टॉप जानकारी। जी हां दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप दोस्तों एसएससी सीजीएल देने वाले हों, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या सिलेक्शन पोस्ट सीपीओ, कोई सा एग्जाम देने वाले हों, सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक एसएससी की जितनी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं और उनमें जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको यहां पर दोस्तों इंक्लूड कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये 130 पेजेस की ये पीडीएफ है। कितनी? 130 पेजेस की पीडीएफ है आपको, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्ट्रेटेजी के और उससे संबंधित विविध प्रश्न, ये सारा दोस्तों कंटेंट आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों एक टॉपिक हो गया आपका शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों जितने सवाल बन सकते हैं और जितने सवाल आपसे पूछे गए हैं, सारा कंटेंट आपको वहां पर कवर कर दिया गया है। अगर आप मार्केट में दोस्तों कोई किताब भी खरीदने जाएंगे तो दोस्तों 50 रुपीज़ में आपको कोई किताब नहीं मिलने वाली है जहां पर इतना बेस्ट कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया हो। अब मैं आपको बताता हूं इसको आप परचेज कैसे कर सकते हैं। एक नंबर नोट कर रहा हूं, उसको नोट करिएगा, 7078 142 7078 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, उसके द्वारा आप 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और भी साथ में दोस्तों आपको एक्स्ट्रा जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और दोस्तों ये डेली जो क्लासेस चलती हैं, इनकी भी पीडीएफ आपको विद आंसर की वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप यकीन मानिए बहुत ही लल्लन टॉप दोस्तों आपके लिए ये पीडीएफ होने वाली है। यानी कि 80 to 85% जी की आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है, वह अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों वह अवधि होती है 30 मिनट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट। ये दोस्तों 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 15-15 मिनट के यहाँ पर दोस्तों 2 हाफ होते हैं। तो याद रखिएगा कुल अवधि कितनी है? 30 मिनट। फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष।
अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर है? तो आपको याद रखना है ये दोस्तों पेरियार टाइगर अभ्यारण्य जो कि आपका सबरीमाला में संरक्षित है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, सबरीमाला मंदिर है कहाँ पर स्थित, जल्दी से बताएं। ये दोस्तों आपका सबरीमाला, अगर केवल सबरीमाला मंदिर पूछे, सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और यहाँ पर एक त्यौहार मनाते हैं, मकरविलक्कू त्यौहार। और तो मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ मनाते हैं? सबरीमाला मंदिर केरल में। इतनी जानकारी याद करके रखिएगा। यकृत के संचालन के लिए बाहरी रूप से लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जो आंसर था वो प्रयास है, प्रयास। गलती मत कीजिएगा, ये आपका रेलवे आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सारे सवाल वहीं से दोस्तों वहाँ से उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया था कारखाना अधिनियम 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना। मसाई जातियां निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती हैं? यानी मसाई जातियां कहाँ पाई जाती हैं? अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आपको आंसर देना था। अगर आपके ऑप्शन में दक्षिणी केन्या था तो दक्षिणी केन्या सही हो जाएगा, और उत्तरी तंजानिया था तो उत्तरी तंजानिया सही हो जाएगा। यानी कि जो मसाई जातियां होती हैं वो आपकी दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ये दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। तो चार्ल्स मैटकॉफ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत बार पूछा गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय का था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लिटन ने किया था। कब किया था? 1878 में किया था। इसको आप नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन फ्रंटल फोल्ट और शिवालिक को, दोस्तों हिमालयन फ्रंटल फोल्ट शिवालिक को कौन अलग करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, हिमालयन फ्रंटल फोर्ट जो है वो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठोस कोण का दोस्तों इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि दोस्तों 8 से 10 सवाल आपका साइंस से पूछे जाते हैं आपके आरपीएफ में। आरपीएफ में कुल जीके का वेटेज है दोस्तों आपका 50 नंबर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी पुस्तक है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, इसको भी आप याद रखिएगा। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? 23 दिसंबर 1993 ईस्वी में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये 50 क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ में आते हैं, जिसमें से दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोस्तों बिल्कुल जनरल क्वेश्चन होंगे। आपने पढ़ाई की होगी तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। और दोस्तों इसके अंदर 5 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे होते हैं जो दोस्तों थोड़े टफ लेवल के, जिसको हम बोल सकते हैं, वो होते हैं। और दोस्तों 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो दोस्तों आपके नंबर खाने के लिए होते हैं, यानी कि दोस्तों बिना सिर पैर के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको छोड़ना होता है। आजकल दोस्तों सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि आपको क्या करना है और कितना करना है, कब छोड़ना है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी दोस्तों आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों बच्चा जानता है, 61वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान का संरचनात्मक भाग किस अधिनियम से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जानते हैं? इसको दोस्तों हम फ्रेयॉन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आप जल्दी से बताएं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? जल्दी से बताएं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र तथा अन्य छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर का निर्माण करना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मालविकाग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों कालिदास जी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों जो प्रतिरक्षा विज्ञान है इसका जनक माना जाता है एडवर्ड एंथोनी जेनर को माना जाता है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? ये सबके सब तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। एसएससी में परीक्षा में कई बार पूछा गया कि एटीएम किस क्षेत्र का उदाहरण है, बैंकिंग किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, जो इंटरनेट कैफे हो गया, एटीएम बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, ये सब तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ 40 से 42 सवाल थे जो दोस्तों आपके रेलवे आरपीएफ की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। इन सवालों को दोस्तों कराने का सिर्फ इतना सा मतलब है जिससे कि आपको पता लग सके कि रेलवे किस तरह से सवाल पूछता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखिएगा।